अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली सनान है और मैं यहाँ पे थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और सीबीएस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव। और आपके साथ आज की पॉडकास्ट में मैं लेकर आया हूँ हमारी यूनिवर्सिटी की जानी-मानी शख्सियत और इसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो अभी यहाँ पे हाउस ऑफिसर हैं, डॉक्टर हुमायूं अशरफ। तो हमारी यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह टॉपर और सीबीएस सोसाइटी के फाउंडर भी हैं। तो हुमायूं भाई, आप बताएँ कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमायूं भाई, आज आपके साथ बैठने का जो उनसे ये शर्फ़ हासिल हुआ है। वैसे तो आप बहुत अब मसरूफ़ होते हैं। तो ये सुनाएँ कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ हमें बताएँ कि जो जो लोग नहीं जानते, बाहर से देख रहे हैं, उनको पता चल जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जेहलम से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने अपनी जो पहली मेरी प्राइमरी की एजुकेशन थी वो मैंने अपने गाँव के अंदर हमारे स्कूल था वहाँ से की। फिर जो मेरी मिडिल तक की एजुकेशन थी वो एक उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर थी। और जब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 8 क्लास का रिज़ल्ट आया था क्योंकि मेरा 6, 7, 8 में टॉप था, तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि आप यहाँ से प्राइवेट स्कूल के अंदर चले जाएँ। तो वहाँ से फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर गया, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ और 9th-10 वहाँ से की। फिर एपीएस से मैंने की अपनी चेलम के अंदर से ही मेडिकल। और फिर एमकेट के अंदर जिस तरह हर बच्चा एमकेट देता है हमने भी। तो पहली अटेम्प्ट में मेरा एमकेट ये वो ईयर था जब मैं रोटेट पे गया था। तो हम प्लान बना चुके थे, तो लेकिन एमकेट में नाम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आया। और उस वक़्त यही सोचा था कि अब बीसीसीए की तरफ चलते हैं या बाहर के मुल्क चले जाते हैं, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अब देख सेकंड टाइम अपीयर हूँ, सेकंड टाइम भी किप्स को ज्वाइन किया और फिर नंबर इतने ही थे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा फाउंडेशन में भी पहली दफ़ा लिस्ट में नाम नहीं था। और मैं ये इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात आपको चीज़ें अपीयरेंस में मिलती हैं ना, आप बोर्ड देखेंगे लगा हुआ, मेडल थे, तो आप समझेंगे बड़ा ईज़ी होता है, शुरू से ही ऐसा बंदा होता है, ऐसा नहीं होता। तो जब वहाँ पे यहाँ पे मेरा नाम सेकंड लिस्ट के अंदर आया था, तो फिर हमारी स्टार्ट हुआ यहाँ पे जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्टल मैंने जॉइन किया, तो जो फर्स्ट ईयर में क्योंकि मैं हॉस्टलाइट भी था और साथ ही मेरा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब इस तरह था जो हॉस्टल के अंदर ख़ास तौर पे ये बड़ा ख़ास पॉइंट था जब हम हॉस्टल के अंदर आए ना, तो हमारा ग़ालिबन कोई तीसरा या दूसरा दिन था। तो हम लोग मेस के टेबल पे बैठे हुए थे, तो सीनियर्स भी साइड थे। तो ये मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ज़िंदगी में ये भी एक अप्रोच होती है, हो लाज़मी होती है। अब हम मेस के टेबल पे बैठे हुए थे तो कुछ सीनियर्स बैठे, उन्होंने कहा कि जिस तरह हम लोग भी अपने जूनियर से ये सवाल अमूमन पूछते हैं कि यार तुम लोगों में से किसी ने टॉप करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप 13-14 लाख दे के आए होते हैं, हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो पोजीशन ले, उसको कोई कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिले, अपने माँ बाप के लिए वो आसानी पैदा करे। अब मेरे से हमसे वो पूछ रहे थे, मेरा रूममेट था, तो उसने कहा कि ये कह रहा है कि इसने करना है। ज़िंदगी में ये भी होता है कि बाज़ औक़ात लोग आपको वैसे ही आगे कर देंगे। हुँ, हुँ। तो मैंने गलती से उसके सामने खैर कह दिया था। तो अब उसने मुझे बात उनके सामने की, मैं वो हँसना शुरू हो गया। कहते तुम्हें ये पता है कि हॉस्टल से टॉप नहीं होता? मैं कहा चलें अच्छा हो सकता है। खैर वहाँ से टाइम गुज़रा और रैगिंग की फ़ेज़ जो थी वो बड़ी मुश्किल थी। और ज़ाहिर है क्योंकि मैं थोड़ा इस तरह का मेरा था कि मैं गाली वगैरह नहीं था निकालता। तो रैगिंग में तो होता ही है कि आपका जो वो एक बैरियर होता है ना, वो ब्रेक कर दिया जाता है। अगर कोई सिगरेट नहीं पी रहा उसको उसको सिगरेट तक लाया जाता है। अगर कोई गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है उसको वहाँ तक लाया जाता है। तो रैगिंग का लुभ-ए-लुभाव यही है, जब मुझे समझ आया। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो अब इस तरह था कि जब हम फिर जर्नी स्टार्ट हुई और एक दिन था मैं बैठ के हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूँ। कोई सीनियर्स मेरे कमरे में आके कहते हैं यार ये तुम्हें किसने कहा पढ़ो, ये तो पढ़ते ही आखिर में जाके हैं। और फिर ये हॉस्टल का मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। अब हम लोगों ने एक दिन प्लान किया, मुझे पता चला कि कोई रिसोर्स है डॉक्टर नजीब का। अब वो हम लेना चाह रहे थे, उस पे भी यही था कि यार ना लो, नजीब को तुम पढ़ोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा, 8 आवर्स के लेक्चर है। खैर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। और ये समझ आ गई कि ये जर्नी अब खुद इलादा से करनी है इंशाल्लाह और इसी जगह करनी है। तो फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यही था कि मुझे ये समझ आ चुका था, मेरे कज़न ने मुझे ये बता दिया कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हॉस्टल में तुम्हारी कोई इज़्ज़त होगी, तो वो एक ही तरीके से हो सकती है। जिस मकसद के लिए उधर जा रहे हो,
उस पे पीक में आ जाओ, उस मकसद में, तो खुद ब खुद दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी। एंड बिलीव मी, 1 साल तक तो मुझे कोई भी नहीं था जानता हॉस्टल के अंदर। और जब पढ़ाई मैंने शुरू की, अब मैं आपको पढ़ाई के हवाले से बताता हूँ जो फर्स्ट ईयर का था, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ी एकेडमिक बेस्ड पॉडकास्ट हो, जो सुनना चाह रहे हैं उनको पता चले। अब आपको ये देखिए, मैं मेरिट लिस्ट में सेकंड लिस्ट में आया। यहाँ से मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हुआ फर्स्ट ब्लॉक, जिस तरह शुरू में पता ही नहीं चलता, कोई यूक्यूज़ी नहीं मार्क करके देता था। तो मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर अहमद अली, अब वो इंशाल्लाह यूएसएमडी करके जा रहे हैं बाहर, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस पूरी जर्नी में, जिस तरह उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। अब इस तरह था, जब मेरा फर्स्ट ब्लॉक तो फाउंडेशन होता है, एसएमएस होता है, उसमें तो कोई वो समझ ही नहीं आता। समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉक का ही ना के अंदर ही नजीब को ले लिया था हमने, फाउंडेशन को तो गुजारा, सेकंड ब्लॉक जो था एसएमएस, उसमें मैंने नजीब को सुनना शुरू कर दिया। अब फिजियोलॉजी ने मुझे थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एनाटॉमी का ये तरीका मैं रखता होता था। मुझे ना एक चीज़ नजीब सुनने के बाद समझ आई, जो कि मुझे सेकंड ईयर तक अपनी एफएससी में नहीं पता थी, कि मुझे वीडियो से अच्छा समझ आता है। और ये मैं ये बताऊंगा कि हर बच्चा वीडियो से नहीं समझ सकता, ये भी होता है। जैसे ठीक है, आप ब्लाइंडली आप इसका शॉर्ट अपलोड करेंगे तो कोई बच्चा हो सकता है कहे कि मैं वीडियो से शुरू करूँ, उसे समझ ही ना आए। अब नजीब को मैंने जब शुरू किया, तो फिर नजीब का एक पैटर्न फॉलो करना शुरू किया। उसकी सब्सक्रिप्शन मैंने ले ली थी। एनाटॉमी के लिए मैं जो पढ़ा रहे होते थे और स्पेसिमेन की वीडियोस में खुद बनाना हम लोग बनाते थे। और जो बायोकेमिस्ट्री थी वो डॉक्टर मोंगली का चैनल था, वहाँ से मैं सुनता होता था। अब फर्स्ट ब्लॉक हमारा हुआ तो कोई पोजीशन नहीं थी क्लास में मेरी, मार के शायद गालिबन 230 पे मेरा इस तरह का पास हुआ। अब सेकंड ब्लॉक आया। अब मसला ये आ रहा था, मैं फर्स्ट ब्लॉक में क्लास में बोलना मैंने शुरू कर दिया। और ये चीज़ आपको पता है कि देखिए, जब आप सोसाइटी में थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करते हैं ना, कुछ लोग तो आपको प्रमोट करेंगे बट मैक्सिमम आपको गिराएंगे। ऐसे ही मतलब ये, अब एक बच्चा फर्स्ट ईयर में है, वो क्लास में बोल रहा है, वो पढ़ रहा है, तो पहले उसके दोस्त कहेंगे कि यार तू गलत कर रहा है, तेरी बेइज्जती होगी। दूसरा, उस पर प्रेशर होता है जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है कि तूने टॉप ना किया। और बड़े मज़े की बात होती है, जिस तरह दीन में होता है ना, सारे झूठ बोल रहे होंगे, जिसकी दाढ़ी रखी होगी उसके कहेंगे तूने सच बोलना तुमने है, सच बोलना। क्योंकि इतना सारा दिन तेरे ऊपर है। इसी तरह जो पढ़ रहा होगा ना, तो सारे कहेंगे कि अब ना टॉप तूने करना है। टॉप होने करना है, गोल्ड मेडल अब तेरा बना। अब रिजल्ट आया था मेरा, कोई ना आया, और मेरे एक दोस्त है, वो बड़ा मेरा करीबी है, तो उसका मुझे मैसेज आया कि तू इंशाल्लाह टॉप करेगा। वो मेरे साथ बैठता होता है, रोल नंबर 14, तो अक्सर उसका यही होता था। और ये कुछ दोस्त आपके वाकई ज़िंदगी में होते हैं जो आपको ना मोटिवेट करते रहते हैं। तो कुछ यकीन करने वाले भी होते तो वो ना मुझे बार बार कहता तू टॉप करेगा। मैं क्यों, मैं किसी टॉप करूँगा, इधर इतनी आवाम आई हुई है। खैर फर्स्ट ब्लॉग गुजरा, सेकंड ब्लॉग जब आया हमारा ना, रमज़ान आ गया। अब रमज़ान में मेरी ये तरतीब होती थी, मेरी कज़न की बात मेरे जहन में थी। उसने मुझे कहा हुआ था कि अगर तुम इधर चाहते हो ना कि लोग तुम्हें जाने, या तुम चाहते हो कि तुम कुछ करो, तो तुम्हें जिस मकसद के लिए गए हो ना, उसमें पीक में आ जाओ। अब सेकंड ब्लॉक आया। फर्स्ट ब्लॉक के बाद मुझे बातें सुनने को मिली, हाँ ये पढ़ता होता था टॉप करेगा, देखा नंबर कितने आए, ये वो सब कुछ। तो फिर तेरे से तो बेहतर वो रहे हैं जो चिल भी की है, स्पोर्ट्स वीक भी अटेंड की है और नंबर भी नहीं लिए, ले लिए, पास हो गए, 180 ले लिए, क्या है एंड में तेरी इंटरनल 20 में से बन जाएगी ना 14 नंबर और उनकी 11 नंबर है। मैं कहूँ चलो खैर है। अब जब सेकंड ब्लॉक आया, क्योंकि देखिए मुझे अपना तरीका समझ आया था एसएमएस के अंदर मॉड्यूल में, सीवीएस को मैंने शुरू कर दिया नजीब को। तो नजीब को इस तरह के कार्डियोवैस्कुलर को मैंने, अब कॉलेज वाले अपना पढ़ा रहे हैं, मैं अपना पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक रमज़ान में मैं इधर ही था, रुक गया। वैसे मैं हॉस्टल में कभी नहीं रुकता, अब ये हाउस जॉब में आकर रुक रहा हूँ। मैं जुमेरात वाले दिन घर भाग जाता था, क्योंकि उसकी भी कुछ वजूहत हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो बाकी ये था कि अब मैंने सीवीएस को स्टार्ट किया नजीब को। छुट्टियों में नजीब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिया। रेस्पिरेटरी का भी मैंने कोशिश किया नजीब को सुन लूँ, और इसी तरह बायोकेम का वही पैटर्न, एनाटॉमी का वही पैटर्न। मैं कोशिश करता होता था मैं फिजियो पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, और मुझे ये चीज़ कंक्लूजन भी निकलता था कि अगर आपकी फिजियो अच्छी हो ना, आपकी एनाटॉमी बायोकेम खुद बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। और फिर एक चीज़ मैंने जो फर्स्ट ब्लॉग से सीखी कि आप जिस सिस्टम में होते हो ना, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। हम एफएमसी में थे ना, जाहिर है, तो मैंने फिर यूक्यूज़ को
अब तरीका ये होता था, मिसाल के तौर पे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जिस तरह के कोई भी टॉपिक आप CBS का ले लें, कार्डिक साइकिल, यू क्यू उसमें डायग्राम है, अगर आप उसका जाके मर्मर्स चेक कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट मस्ट टू नो, गुड टू नो। मस्ट टू नो है कि डायग्राम मुझे आने चाहिए, लेबलिंग आनी चाहिए, या वो फेमस क्वेश्चन एक्शन पोटेंशियल वाला जो कि हर साल ही आता है। एक्शन पोटेंशियल की आपको, लेट्स सपोज आपको कोई ड्रग का नाम पता चल गया कि रेनलोजीन जो है वो इधर फनी चैनल्स पे एक्ट करती है, इट्स गुड टू नो। बट मस्ट टू नो चीज़ क्या है कि आपको ये पता हो कि फनी चैनल्स का फेस कौन सी है, जो आपके लेवल की बात है। अब ये तरीका मेरा होता था कि मैं मस्ट टू नो पे फोकस करता था, उस पर बिल्ड करता था नजदीक को, या कोई ना कोई, मतलब क्योंकि मेरी अब ये थी, मैंने गाइडेंस छोड़ दी थी, मैं टोटल नजीब पे आ गया। नजीब को सुनना, उसके नोट्स बनाना, मैम की स्लाइड्स को देख लेना, CBS ये था। अगला ब्लॉग जो था उसमें मैंने सिर्फ वो एक बुक थी शेरवुड, वो पढ़ी, उसमें थोड़ा सा CBS रेस्पिरेटरी लिखा हुआ, अब वहाँ से पढ़ा। तो ओवरऑल जो पॉइंट था वो यही था कि अब मैंने नजीब को फॉलो किया। अब हमने एग्ज़ाम दिया, सेकंड ब्लॉक आया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आ गई। अब जब पोजीशन आई तो पता चला कि पॉसिबल है इंशाल्लाह। थर्ड ब्लॉक आया तो वो थोड़ा आसान ब्लॉक भी था, मैंने उसमें जो इम्यूनोलॉजी थी ना, उसको थोड़ा डिटेल में नजीब को जाकर सुना। हीम की मैं मस्ट टू नो वाली चीज़ें भूल गया और मैंने गुड टू नो पे फोकस कर दिया। रिजल्ट आया, मेरी पोजीशन ही कोई ना। और बड़ा फनी चीज़ था, मुझे अभी भी याद है हमारा रिजल्ट किस तरह आया कि हम पेपर दे रहे थे ये वाला प्री बोर्ड, इन्होंने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। हाँ, रिजल्ट डिस्प्ले किया तो मेरा 0.5 से ना, लड़कों में पोजीशन भी नहीं थी लेकिन अब नहीं थी, और वो सारा इतना मेरे लिए था, लेकिन मूड खराब हो गया। मूड ख़राब हो गया। मैंने वो पेपर बाद में निकलवाया तो पता चला कि मैंने गुड टू नो तो किया हुआ था, मस्ट टू नो तो मुझे पता ही नहीं था। तो जिससे ना वो, मतलब आपको पता चल जाता है, वो पेपर की चेकिंग याद रखिए पेपर की तरह होती है, और वाइवा जो होता है वो मस्ट टू नो पे नहीं होता, वो गुड टू नो पे होता है। अब हुआ इस तरह, फिर वो पोजीशन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे पोजीशन नहीं आई, प्री बोर्ड में दे रहा हूँ और फिर दोबारा फॉल आ गए। वो कहते हैं ना, मतलब एनजाइटी होती है, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि आपकी अब दोबारा पोजीशन नहीं आ रही, आपको सीनियर सारे आप देख रहे हैं, ये तो नजीब सुनने वाला था, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। अब जब वो बड़ी मुश्किल फेज़ थी कि मैं, अल्लाह ताला ने यकीन दिया कि यार नहीं इंशाल्लाह होगा। प्री बोर्ड का रिज़ल्ट आया, पोजीशन थोड़ी बहुत थी क्लास में। और जब हमारा फाइनल प्रॉफ आया, मैंने फाइनल प्रॉफ में इस तरह शुरू किया कि नजीब और BRS से रिवीजन, BRS में MCQs, BRS MCQs, BRS फिजियो एंड BRS एनाटॉमी। अब मैं वाइवे पे फोकस हो गया था, आउट ऑफ नो यार, मुझे किसी ने, शायद सीनियर नहीं कहा था तो कि वाइवा एंड पे डिसाइड कर देगा। हाँ ऐसे ही है। और वो इसी तरह के मैंने BRS पे फोकस किया, और अब कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थे, और मस्ट टू नो पे फोकस मैंने शुरू कर दिया। मेरा एक ना पेपर पैटर्न का तरीका होता था बेसिक्स में अटैम्प्ट करने का, वो ये होता था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या करता था, क्वेश्चन आया ना, हमें पहला क्वेश्चन था लो ट्रंक का, ब्रेकियल, यू नो, वो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, मैं लिखा लो ट्रंक, फिर साथ ही मैंने बॉक्स बनाया क्लिनिकल कोरिलेट्स, जो मुझे उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत पता था। अब जैसे सीलिया का क्वेश्चन था तो मुझे उसका कार्टाजेनर सिंड्रोम पता था। अभी हमारे कुछ जूनियर्स आए थे, मैंने उनको वो नहीं केस था। अभी हाउस चाप में सिखाया, दिखाया है मैंने भी उस दिन देखे। अब उनको ना मैं लिख लेता था, उससे ये होता है, देखें जब आपका एग्जाम चेक हो रहा होता है ना, हर एक के 5 में से 3-3 होते हैं, जब एक का डिफरेंट होता है तो उसको नंबर मिलते हैं। ये मेरी थ्योरी में कोशिश थी प्रॉफ में। वाइवे में ये सीन होता था, मैं ये दुआ मांग के जाता था कि अल्लाह एग्जामिनर मुझसे वो पूछे जो मुझे आता वो, और मैं कोशिश करता था मुश्किल 3 टॉपिक को अच्छा तैयार कर जाऊँ। जिस तरह ये हुआ कि मेरी दफ़ा सर ने मेरे से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पूछ लिया, इसकी मुझे बताओ क्या क्या वजह है। तो ये वो टॉपिक था जो नजीब को मैंने अच्छा सुना हुआ था, और मैं सर को जानबूझ के इस तरफ लेके जा रहा है, और मेरी वाइवे में ये कोशिश होती थी कि मैं एग्जामिनर को उस तरफ लेके जाऊँ जो अपेरेंटली मुश्किल टॉपिक। अभी फाइनल में इसी रूम हुआ था, मैंने सोरियासिस की जानबूझ के ट्रॉमा बोल दिया कि पेशेंट की, मैंने ट्रॉमा की हिस्ट्री ली है, सर ने कहा क्या पैथोफिजियोलॉजी है, और वो चीज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता थी। तो मैं, ये होता ही वाइवे में इस तरह आपके पास होता है सब कुछ, बाज़ औक़ात वैसे एग्जामिनर के पास भी होता है। ये क्लिनिकल साइड में जाके उल्टी चीज़ हो जाती है, बेसिक्स पे नहीं। अब जब वो वाइवा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और ये चीज़ चली,
और इसमें यहाँ पे एक ऊपरी मैं चीज़ बताऊँगा आपको कि फर्स्ट ईयर पे इतना कुछ हो गया है। हमारा जब फर्स्ट ईयर का ना एमसीक्यूज़ का रिजल्ट पहले ही थोड़ा आउट हो गया, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये डीलिंग जिस तरह होती है, जैसे पब्लिक डीलिंग में एक चीज़ आपने शुरू में देख ली कि मुझे कहा गया कि पोजीशन ही नहीं आती। थर्ड ब्लॉक के रिजल्ट आया था, टाइम आया जब प्रॉफ करीब आ गया, वो नेगेटिव फॉल। फिर उसके बाद अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, तो एमसीक्यूज़ का रिजल्ट ना ब्लॉक 1 का आउट हो गया, तो उसमें पता चला कि एक बच्चे के फुल नंबर है। अब मुझे कमरे में लड़के आके कह रहे हैं, हाँ जी, कोई पोजीशन वोजीशन नहीं है आपकी, टॉप लड़की के या इस तरह ना सीआर। अच्छी बात है, अल्लाह खैर करेगा। एंड बिलीव मी कि हमारा जब रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, मुझे हार्डली कुछ बंदों ने मुबारक दी फैकल्टी के अलावा। और चलो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे मतलब पोजीशन थी, मेडल से डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर। और मैंने फर्स्ट ईयर से ही ना मैंने यू असेंबली बेस्ड तैयारी शुरू कर दी थी। राइट बिफोर एग्ज़ाम मैंने क्या किया था, कैप्टन को सुन लिया था। उस वक्त मेरा प्लान नहीं था। सेकेंड ईयर जब मेरी आई, अब सीआर बन गया, तो पार्टियाँ शार्टियाँ क्लास की मैंने करवाई, तो मेरा पहला ब्लॉक हार्डली पास हुआ। वो बल्कि पोजीशन आई, लेकिन वो चीज़ नहीं। सेकंड में मैं कोशिश की, न्यूरो को मैंने कोशिश की डिटेल में जाके पढूं, आउट ऑफ मतलब इस तरह मेरी बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी थी। मैं न्यूरो को, नजीब को सुना, फिर डॉक्टर ज़मान खान जिनके माशाल्लाह मतलब एएमसी के ग्रेजुएट हैं, 14 गोल्ड मेडल थे, उनकी वीडियोस थी न्यूरो पे, वो मैंने उस वक्त देखी। कोशिश की कॉम्प्लेक्स केसेस को डिस्कस करूं। फिर इसी तरह उसकी ना आगे आगे फिर एग्ज़ाम जो थर्ड ब्लॉक होता है उसमें भी मैंने डिटेल में एनाटॉमी की अल्हम्दुलिल्लाह। और फिजियो को तो मेरा पैटर्न ये बन चुका था, सबसे पहले नजीब को सुनना, नोट्स बनाना, रिव्यू उसका फर्स्ट एड या इसमें से कर लेना बीआरएस से, और आखिर में मैं कैप्टन सुनता था। कैप्टन मैंने सीएनएस का सीवीएस का सुना था, मैं इम्यूनोलॉजी का सुना, लेकिन वो नहीं था अच्छा। फिर मैंने एंडो का सुना था और उसने मुझे बहुत हेल्प किया था एंडो के। फिर मैंने जीआईटी का कैप्टन नहीं था सुना, लेकिन वो मैंने नजीब सुन लिया था। अब वो इस तरह मेरे से सेकेंड में गलती हो गई, वो ये मैंने बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं थी बड़ी। तो जब हमारा प्रॉफ का रिजल्ट आया तो मेरी पोजीशन तो है नहीं थी, सेकंड थी। अब यहाँ पे बड़ी एक एक्साइटिंग चीज़ थी। हुआ इस तरह कि जिन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे मुबारक नहीं तो ना दी हुई, सेकंड ईयर पे आके मुझे थपकियाँ दी। वो खैर है यार, होता रहता है। हमें आउट ऑफ न्यू ईयर आके कह रहे हैं हमें पता चला कि तुम बड़े परेशान हो गई हो। मैंने कहा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशी की खबर तो पहुंची नहीं थी आप तक, लेकिन परेशानी की पहुंच गई, गुड टू नो। अब हुआ इस तरह कि ना इस तरह पैसिमिस्ट रिमार्क्स, यार कोई नहीं, खैर है। थर्ड ईयर तो जब शुरू ही होने लगी थी तो पहले ही वाम कहती थी थर्ड ईयर में टॉप वो नहीं करता जो पहले करता हो। मैंने कहा चलो ठीक है। और देखें ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये दूर से तो सुनने को मिलती मिलती है ना, ये आपके ज़्यादा करीबी कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बड़ी ख़ास बताऊँगा कि बाज़ों का ज़िंदगी में होता है। देखिए आप मिसाल के किसी चीज़ में अच्छे हो, आप वीडियोग्राफिंग में अच्छे हो, तो माइट भी पॉसिबल आपके करीबी आपको मोटिवेट ना करें, ठीक है। और टेक्निक ये होती है, देखिए हज़रत यूसुफ को जो फेंकने वाले थे ना वो उनके भाई थे, और उन्होंने एंड पे यही कहा था कि अल्लाह, मतलब ये इनका कसूर नहीं है, शैतान। हमारी ज़िंदगी में ना यही एक लर्निंग होती है, अगर आप पीक पे आ भी गए हो ना तो यार आप माफ़ कर दो, उसमें उस बंदे का कसूर नहीं है। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है, जिस दिन अगर मैं टॉप कर रहा हूँ, तो अगर मेरे दोस्त के 440 नंबर हैं, वो अपनी जो डिप्रेशन में है ना, मैं तो उस वक्त इसमें कि ये मेरे साथ आए। और मेरा मतलब कुछ दोस्तों में से ऐसे भी दोस्त थे, मुझे याद है कि एक की तबीयत ख़राब थी और वो बंदा मेरे लिए डीएचए से उठ के आ गया। मैं हैरान हो रहा हूँ, ये बंदा अपनी उसकी मतलब कितने हार्ड टाइम के अंदर है। और वो तो ऐसे लोग भी अल्लाह आपको अता करते हैं। सर्कल वाइज मेरा बहुत कम सर्कल था, अलग आपने ज़्यादातर मुझे अकेले ही देखा होगा, खैर। तो लेकिन जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के थे। तो ये चीज़ कि आपने इस चीज़ को थोड़ा, इसको हिकमत ही कुरान कहते हैं ना, कि आपने उनके साथ तोड़नी नहीं होती। अगर आप, वैसे भी गलतियाँ होती हैं, हम ये स्टेटस अपलोड करना चाह रहे हैं कि लीव मी अलोन, एवरीथिंग इज़ बैड, लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मैं कल्ला हूँ तो मेरे तरह कोई नहीं। नहीं, ये आपने उनको साथ लेके चलना है जो आपके साथ किसी भी जगह, यार कोई आपकी मदद कर रहा है तो वो आपका दोस्त है, जो मुश्किल में काम आपके आ रहा है। तो ये चीज़ होती है, आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, और बाज़ औक़ात करीबी ही आपको पेसिमिस्ट रिमार्क्स वो आपने एब्जॉर्ब करने होते हैं।
और मैंने तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ये चीज़ें नोट की। बाज़ औक़ात मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा होता, मेरी पोज़ीशन होती, मेरे करीबी दोस्त खुश हो रहे होते। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा है यार। तो बाज़ औक़ात वो खुश भी होती थी जब मैं अच्छा परफ़ॉर्म करता था। तो ये डबल चीज़ होती है और ये भी आपको सीखनी पड़ती है। थर्ड ईयर जो था ना वो डिफरेंट था, टोटली डिफरेंट। कोविड आ गया, फार्मा का पहला एग्ज़ाम हुआ, फेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने दोस्त का पास हुआ मेरे से ज़्यादा नंबर। अब वो मुझे कह रहा है ब्रो हमने पहले कहा हुआ ना, थर्ड ईयर में टॉप नहीं वो करता जिसका पहले टॉप हो। मैंने कहा ये तो बात लग रही है। सीनियर्स को पता चल गया इसका फार्मा का टेस्ट फेल हो गया। अभी तो चलो कोविड आया, कोविड में फिर मैंने फार्मा को यार इस तरह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रहा। मॉर्निंग टाइम, क्योंकि जून जुलाई में हमें छुट्टियाँ थी उस वक्त, सितंबर तक थी। सुबह मैंने पढ़ना शुरू करना, नमाज के बाद थोड़ी सी माइक्रो करना और नमाज के बाद फार्मा शुरू कर देना। अब फार्मा हमने की हुई थी तकरीबन एंडो तक शुरू से। मैंने इसको ना, अब मेरा एक तरीका ये होता था, पहले तो एक सिस्टम करना, फिर दो सिस्टम मिला के करना, फिर तीन सिस्टम मिला के करना, फिर पेपर 1 एक दिन इंशाल्लाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका था मेरा फार्मा। मेरा एक दोस्त है अब्दुल रहमान लगाड़ी, तो उसे ये चीज़ पता होती थी कि फार्मा मैंने ना बहुत रिवाइज़ की थी अल्हम्दुलिल्लाह, बार 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 बार। उसका मुझे यूएसएन में बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मुझे हमारे भाई ये बताएं, क्योंकि आपके यहाँ फार्मा है तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फार्मा अब आ गई है, पिछला तो पास हो गया, फार्मा आ गई है। पढ़ने का आपका क्या, जिस तरह आपने बताया कि मैं वीडियोस देखता था बाकी उसमें, तो फार्मा को किस तरह से करते थे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो नोट्स ले लो, उसको रट्टा मारते रहो, क्या उसका तरीका अब देखो सबसे पहले तो चीज़ है ना, वही चीज़ आ गई। अब आपने लर्निंग पैटर्न चेंज कर देना है। थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, तीनों में चेंज होता है आपका तरीका पढ़ने का। थर्ड ईयर में इस तरह था, फार्मा में सबसे पहले तो मुश्किल डिसाइड करना कि कैटजन पढ़नी या नहीं पढ़नी। ठीक है, ख़रीद ली मैंने भी, नोट्स ख़रीदे। और अब सीधी सी बात है ब्रो, जब आप नोट्स लेते हो सबसे पहले आप देखते हो कि उस पर एतमाद करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि यार अब इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब नोट्स ले लिए और ये चीज़ कर ली। मुझे मेरी जो ओवरऑल अब गाइडेंस थी ना वो अहमद अली भाई के साथ थी। अब मुझे ये चीज़ समझ थी, उन्होंने थोड़े बहुत समझाते थे कि इसको बार बार करना है। अब मैंने ये चीज़ शुरू की, फार्मा को रिवाइज़ करना शुरू से ही। अच्छा किस तरह आप पूछ रहे हो, कैटजन को मिस करा दिया। कैटजन का एक टेबल आप हो जाता हूँ आता होता है, बेंजोडाइज़ेपिन का जो रिसेप्टर नहीं होता वो बस वो आता है, वो कैटजन के अंदर है। बाकी कुछ आपने कैटजन से नहीं करना। लिथियम की टॉक्सिसिटी की डोज करनी होती है, वो उसमें नहीं लिखी हुई। तो कैटजन मिस हो गई। मेरे पास क्या थी, नोट्स और वीडियो रिसोर्सेस डिफरेंट। अब देखो मैं आपको ना यहाँ पे आप पैथो अब आने लगी ना, अब एक वीडियो रिसोर्स नहीं है। थर्ड ईयर से चेंज आप, इवन सेकेंड ईयर में भी इस तरह होता है, कुछ सिस्टम अच्छे कोई कोई, लेकिन अजीब ओवरऑल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गुड है। अब ये सीन था कि मैं क्या करता था, अब दे लो टॉपिक आपका सबसे शुरू वाला जो कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। एक आपके पास चॉइस क्या है जो कि ब्लाइंडली फॉलो करना है, वो क्या रिसोर्स है वो जो हम फॉलो करते हैं, कैप्लन। उसने पढ़ा कैप्लन और मेरे साथ ये हमने हुआ भी है। मैंने हैंड नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे कैप्लन समझ नहीं आता। मेरे से फेलोज़ ने 9-9 घंटे की कैप्लन की वीडियोस देखी, 3-3 घंटे की, और उन्हें कुछ समझ नहीं है। देखिए कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता। मैंने क्या किया कि मुझे पता नजीब मुझे अच्छा समझ आता है, नजीब के लेक्चर थे 9। अब मैंने क्या किया, टाइम डिसाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह, नजीब को शुरू कर दिया। सामने मेरे होते थे नोट्स, 9 लेक्चर ये और नोट्स में 3 टॉपिक्स, समझ रहे हो? तो कितना कुछ आप जॉट डाउन कर सकते हो। अब मैं क्या करता था, सामने स्लाइड्स होती थी। स्लाइड्स भी कौन सी, देखो एक डॉक्टर मारिका ने लिखी हुई है ना, और जो मतलब उस बंदी ने काम किया ना, जन्नती काम है माशाल्लाह। देखो हम खुद मतलब नंबर लेने वाले हैं, लेकिन हमसे नहीं ये होता। तो ये बहुत अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं जो इस तरह काम करते हैं। अब हुआ इस तरह के, नजीब को सुनना, उसको जॉट डाउन करना उसके ऊपर और रिवाइज़ करना। क्लासिफिकेशनों की ना मैंने क्या किया होता था, अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं आपको बताता, मैं नोट्स में ना अपने पास क्लासिफिकेशनों की पिक्चरें रख लेता था। क्लासिफिकेशन में इलादा करता था, समझ आ रही है, और बाकी चीज़ें इलादा। फिर एक ऐसा टेम्पो बन जाता था, क्लासिफिकेशन मुझे रट जाती थी। अब मैं आता था एडवर्स इफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। और आपका सबसे ज़्यादा फार्मा में टाइम वेस्ट होता है जब आप क्लासिफिकेशनों पे टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपका लेती है बहुत ज़्यादा टाइम। क्लासिफिकेशन जब आपकी अच्छी नहीं हुई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपका
वो अब देखो ना, आपका 30 मिनट क्लासिफिकेशन में लग गए, आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फोकस ही नहीं करना। तो क्लासिफिकेशन में करता था कॉलेज टाइम के अंदर, जो लेक्चर के दरमियान टाइम नहीं होता, उसमें उसी दिन रिवाइज कर लेना, बार बार अन्य हुआ करना, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है यार। जो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसको बाद में आराम सुकून से, तो इस तरह बार बार रिवाइज करना। इसका आप नजीब अच्छा रिसोर्स है, डर्टी मेडिसन एक है यू असेंबली बेस्ड, वो अच्छा रिसोर्स है। हर वो रिसोर्स जो आपकी रिवीजन कराए, फार्मा में रिवीजन के बगैर कुछ नहीं। और अच्छा देखो, अब आती है पैथोफिज, जिसमें डायबिटिक्स है, थायराइड डायबिटीज पेशेंट एक हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया हो रहा है, क्यों हो रहा है, सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, वो इंसुलिन के साथ लिंक उसका मैकेनिज्म है, जिसमें सल्फोनाइल यूरियास का मैकेनिज्म है, वो इंसुलिन की रिलीज को कम करता है, ठीक है, पोटाशियम कम होता है, मतलब वो अब मैं समझाना शुरू करना फ़ायदा नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको वाकई पता हो, क्योंकि जब आप आगे चलते हो ना फाइनल ईयर के बाद, तो आपसे मैकेनिज्म पूछे पूछते जाते हैं। हैं, आपसे एडवर्स इफेक्ट की पैथो पूछी जाती है, क्यों है। एमेड्रॉन दे रहे हो तो उसमें पेशेंट हाइपरथायराइड के साथ भी आ सकता है, हाइपो में भी आ सकता है, तो वजह क्या होती है ना। तो वो होता है टाइम जो आपका उस वक्त आपने लगाया हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फार्मा को यहाँ पे पास करना ही मुश्किल है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आप नोट्स को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट के लिए इलादा से आप उसको समझ लो और उसको अपने पास रखो। द थर्ड ऑप्शन आपके पास, अब आपके पास है जो उसकी आईपी को अच्छा करना है, आईपी को फुल फोकस करना है। इसके 4 सेशन होते हैं, एक भी गलत हो आप उड़ गए, 2 गलत हो गए तो फिर, और बहुत बच्चों के साथ ये होता है। तो आईपी इसकी इलाद है, एक आईपी फार्म है, एक थ्योरी फार्म है, तो फार्मा के 2 पेपर होते हैं समझ लो। आईपी को इलादा आपने मेहनत से पास करना है, और इसकी स्ट्रेटजी इलादा है। तो ये फार्मा का तरीका था। थर्ड ईयर में पैथो आती है, हमारी तो पैथो इकट्ठी होती थी। तो पैथो में ये कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अहमद भाई से यूक्यू स्मार्ट करता था, तो वो मुझे समझा देते थे साथ साथ। तो यही तो फ़ायदा होता था, क्योंकि अब हम आ गए थे थोड़ा सा एडवांस। मुझे भी याद है कि वो मुझे रमज़ान का टाइम होता था अक्सर, तो वो कॉल करते थे 1 आवर में, पूरा सिस्टम बता रहे हैं, अच्छा हमायूं ये हार्ट नोड्यूल आएगा इसमें, थायराइड में तो ऐसे अप्रोच होती है और इस तरह। सो मुझे वो चीज़ इतनी, मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्पफुल होती थी। अब मैं बेशक 20 वीडियोस देख लूँ, लेकिन जो मुझे उस बंदे ने बातें बताई होती थी ना, ऐसे वो मुझे पेपर में फ़ायदा देता। मुझे उनकी इतनी हेल्पफुल चीज़ें होती थी, मुझे अभी भी याद है कि वो मुझे बता जाते होते थे आके कि ना हमायूं ये टॉपिक है, इसमें ना ये गलती होती है, और वाकई वो गलती होती थी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वाकई सीनियर्स कुछ इस तरह के आपको मिलते हैं ज़िंदगी में, जो आपको गाइड करते हैं, जेनुअनली गाइड करते हैं। जेन्युइनली तो अब थर्ड ईयर में जो पैथो थी ना, वो मैंने यही करता होता था नजीब, और क्या नाम है, पैथोमा से रिव्यू। पैथोमा में पैथोफिज नहीं लिखी हुई, ये याद रखिए बात। पैथ और आपकी थर्ड ईयर में पूछी, अब तो नहीं है पूछती आप तो, क्योंकि सर का पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन आने वाले सालों में हो सकता है। लेकिन कोई दूसरे दूसरे कॉलेज का ग्रेजुएट है, तो पैथोमा में पैथोफिज नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी के लिए नजीब, पैथोफिजियोलॉजी के लिए बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, पैथोफिजियोलॉजी के लिए आपके पास फिजियो का एक चैनल आप आ गए, PHYSEO। अफरा तफरी की साइट है, afratafri.com लिखो ना, वहाँ पे फिजियो के लेक्चर्स हैं, वहाँ से आप फिजियो से कर लो। तो पैथोफिज आपने करनी होती है। जितनी आपकी फिजियो अच्छी हो ना, पैथोफिज में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जितनी आपकी पैथोफिज अच्छी होगी ना, मेडिसिन आपकी अच्छी होगी। तो ये आपका पैथो का तरीका है। अब और दूसरी जो मैं लाजमी पैथो में बात बताना चाहूँगा, आप इसका इलादा शॉर्ट रखो। पैथो को बेहतरीन पढ़ने का तरीका जो मुझे समझ आया, आप जिस अभी तो अगर आप PMC में, तो आपको कॉलेज का तरीका फॉलो करना है, क्योंकि पैथो में एक टॉपिक होता है हिस्टोपैथ। अगर HOD मतलब हिस्टोपैथ के, तो उन्हें इंटरेस्ट हिस्टोपैथ में, और चाहे ना भी हो पैथो का जो भी हो, उसे हिस्टोपैथ में इंटरेस्ट होता है। हिस्टोपैथ आप मिस किए बगैर पैथो में कभी टॉप नहीं कर सकते। अगर आप पैथो में अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं, तो आपको हिस्टोपैथ जो आपके कॉलेज का प्रिस्क्राइब मैनुअल है जो होता है, उसकी हिस्टोपैथ तो अच्छी करो। अब रो देखो, पेप्टिक अल्सर डिजीज वैसे भी यूक्यू है, पेप्टिक अल्सर डिजीज की हिस्टोपैथ की डायग्राम है, तो वो आता है इसीलिए। आते हैं इसलिए। ठीक है, जितनी हिस्टोपैथ होती थी ना मैनुअल के अंदर, वो मैं अच्छी कर लेता होता था, और बाकी कोशिश करता होता था पैथोफिजियोलॉजी नजीब की अच्छी सुन लूँ। अब मैंने क्या किया, एंड के अंदर ना आके, हमारी दफ़ा क्योंकि सिनेरियो डिफरेंट था, अब मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ जो मेरे करीबी होते हैं, जो मेरे से पूछने आते होते हैं, कि यार आप साथ साथ यू वर्ड करो ऑफलाइन। यार आपने बेशक फॉरेन एग्ज़ाम नहीं देना, अपने यू असेंबली बेशक, मैंने यू असेंबली अल्हम्दुलिल्लाह अगर किया हुआ तो मैं गया तो नहीं हूँ, शायद मैं ना भी जाऊँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता मुझे उसका कितना फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तरीका चेंज हो जाता है।
आपकी डायग्नोस्टिक चेंज हो जाती है। आप पेशेंट आपके पास आते हैं, आप किसी एग्जामिनर जब पूछ रहा होता है इसकी डिफरेंशियल बताओ, वो यार बेशक आप सही नहीं बता रहे, बट आपको कुछ तो कुछ पता चल जाता है, हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ना फ़ौरन से फ़ायदा होता है एग्ज़ाम। तो क्या हो गया, आपने सबसे पहले नजीब सुना, पैथोमा से रिव्यू किया, और नजीब के साथ साथ आपने कॉलेज को नहीं छोड़ना। आप नजीब सुन लेना, उसको लिखोगे किधर, तो वो लिखो कॉलेज की स्लाइडों के ऊपर। कॉलेज को अगर मिस करके गुड टू नो कर रहे हो ना, ये गलती भी होती है, और ये वो गलती है जिसकी वजह से लोग कहते हैं नजीब सुन रहा होता है यार ये इसके इसलिए नंबर नहीं आए, ये वजह होती है। आप सिस्टम को जब छोड़ोगे ना, आप अगर FUMCU में ना, ब्रो आपको जितना मर्जी थायराइड के एडवर्स इफेक्ट पता है, बट अगर आपको ADH का मैकेनिज्म नहीं ना पता कि इसको क्यों यूज़ करते हैं, ADH के अंदर थायराइड को, वो नहीं SIADH के अंदर शायद थायराइड का था। अब ये मैम का पेट क्वेश्चन है, आपको नहीं पता या आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड के रेजिस्टेंस के वो 3 पॉइंट्स नहीं पता, तो आपको बेशक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की बातें बहुत पता है, एग्जाम आपका नहीं पास होगा। और यही चीज़ होती है जो अक्सर बच्चों को फेल कर देती है, वो सिस्टम को समझते ही नहीं है। अब जितना मर्जी पढ़ दो अच्छा, वो आपको फायदा ही नहीं होता। तो पैथो में ये चीज़ है, आप इनका सिस्टम ना छोड़ो, जीप को सुनो, पैथोमा से रिव्यू करो, और फिर आप आखिर में जब टाइम आए ना, आप बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की यार सारा, सॉरी यू वर्ल्ड का सारा ना करो, यू वर्ल्ड हर सिस्टम के सिर्फ 40 MCQs कर लो, 40 से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। आपका तरीका पैथो का ये, क्योंकि आप लोगों की आप थर्ड ईयर में पैथो डिफरेंट है, वो जो मैं पैथो की ये मैं बातों कर रहा हूँ पैथो की, ये फोर्थ ईयर की पैथो है, सिस्टेमिक जो होती है। तो ये एक थर्ड ईयर का तरीका था, और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड ईयर में फिर जब रिजल्ट आया तो अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा रिजल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसके भाई भी अच्छे हो गए थे मेरे। तो थर्ड ईयर ये थी। फोर्थ ईयर में क्योंकि चलती, तो फिर फोर्थ ईयर में मैंने US असेंबली दे दिया, क्योंकि थर्ड ईयर में मैं US असेंबली की तैयारी शुरू कर दी थी। कोविड आ गया तो मैंने US असेंबली अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कम टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह ये थी। अब कोई बच्चा मिसाल को पता चल रहा है इसने फोर्थ ईयर में दिया हुआ है, तो वो समझेगा इसने फोर्थ ईयर में तैयारी शुरू की, और मैं भी शशका मारने के लिए कह रहा हूँ कि हाँ मैंने फोर्थ ईयर में दी है, झूठ है। मैंने कब तैयारी की शुरू, मैंने पहले बता दिया, फर्स्ट ईयर का जब मैं प्रॉफ शुरू करने लगा था मैंने उस वक्त शुरू कर दी थी। सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर से रिवाइज करता था, और थर्ड ईयर में जब मैं आया तो मैंने यू वर्ल्ड को कर लिया था। अब मेरी एक फर्स्ट ईयर की ओरिएंटेशन थी। अब मेरे सामने अगर कोई आके मिसाल के माइक्रोट्यूब्यूल्स के MCQs आते तो मुझे पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला टॉपिक फर्स्ट ईयर में किधर लिखा हुआ है, मतलब आता मुझे नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसमें, और सबसे बड़ा US असेंबली में मुझे समझ आई थी वो यही होता है, US असेंबली में जब आप यू वर्ल्ड करते हो ना, आपको फर्स्ट ईयर की जितनी अच्छी ओरिएंटेशन होगी ना, आप उतना अच्छा एक्सेल करते हो। अब क्योंकि जोट डाउन तो आपने करना होता है, आपको अगर ये पता है मिसाल के तौर पे कोई भी जिस तरह रिटर सिंड्रोम है या कोई ऐसे डिज़ॉर्डर हैं जो कि बेसिक्स के अंदर लिखे होते हैं ना, हंटिंगटन किधर लिखा हुआ है, या आपके पास एक्स लिंक डिसऑर्डर किधर लिखे हैं, अब वो फेब्री डिजीज़ कहीं जाकर देगा पूछेगा MCQs में, तो आपको पता हो वो किधर लिखा हुआ है। इस तरह फिर आपको अगर ओरिएंटेशन फर्स्ट एड की हो ना, और आप शुरू से बस फर्स्ट एड को थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, और मैं आपने काफ़ी जूनियर्स को ये बात बताई थी, तो आप जब थर्ड ईयर में आओ ना, तो आके पैथो को आप यू वर्ल्ड से ऑफलाइन ले लो। फोर्थ ईयर में आके, अब जैसे आप लोगों की थर्ड ईयर है तो आप लोग थर्ड ईयर में पैथो को कोशिश करो, जनरल तो वैसे ही मतलब पूरी सी होती है, तो आप सिस्टेमिक अच्छी करना शुरू कर दो। फोर्थ ईयर में जब आप आओ तो सिस्टेमिक का साथ साथ आपने यू ऑफलाइन किया हो यू वर्ल्ड, फोर्थ ईयर में आके आप खरीद लो। जब तक आप पेड नहीं खरीदोगे यू वर्ल्ड, ये ग्रेजुएट्स के लिए जो अभी स्टडी में होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं वैसे, उन्हें पता होता है, उन्हें आगे तारे नज़र आ रहे होते हैं यही तो सीन है, तो वो फिर ऑफलाइन भी कर लेता है बंदा। तो ऑनलाइन आपको करना पड़ता है जब आप स्टडीज़ के अंदर होते हो, क्योंकि आप चिल होते हो, हाउस जहाँ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी डिफरेंट है। तो ये चीज़ है, और ये बहुत ईजीली हो जाता है। बिलीव मी, मैं इधर आया था ना, एक रीज़न जो मेरी US असेंबली की थी वो यही थी, यहाँ पे शशका था बहुत। अब मैं जिस तरह हूँ, एक विलेज से बिलोंग करने वाला, जो उर्दू मीडियम स्कूल से अंदर पढ़ने वाला बच्चा है, वो किस तरह फाइनल एग्ज़ाम दे, और मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं था ये तक करने क्या लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आराम सुकून से, मैं सिर्फ मेरे वो सीनियर्स ने गाइड किया हुआ था, फर्स्ट एड मैंने तरीके से की, और आराम सुकून से विदाउट कोई हसल, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक अच्छा जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, और वो कुछ होते हैं
और मैं इन्हीं के साथ ज़्यादातर अपनी चीज़ें शेयर करता होता था, ताकि ये इससे फ़ायदा ये होता है, ये आपको मोटिवेट करते रहते होते हैं और फिर आपको कवर देते हैं, और बाकी आप अपने तरीके से लगे रहो। बाकी ये चीज़ थी, मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता होता उस लिहाज से ना, कि अब मैंने यूएस एमडी जब देना था तो मेरे करीबियों को भी बहुत लेट पता था, जो बहुत करीब हैं उन दोस्तों को तो ये, तो बाकियों को बहुत लेट पता चला था कि मैं, अगर मैं पहले ढोल मार देता ना, मुझे खुद नुकसान होता। ऐसे। उससे क्या नुकसान होता है, उससे फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़े। अब मैंने यूएस एमडी फर्स्ट वन दिया ना, तो किसी को ये कंसर्न नहीं है कि मेरा फाइनल में कोई मेडल शेडल है, पहाड़ में जाए भाई, आपने स्टेप 2 कब देने। हो सकता है माइट्री से उसने कई जगह से सुना हो ये स्टेप 2 नहीं दे रहा, तो मेरी तो रीज़न ही कुछ और थी ना, मैंने दिया किस वजह से था। तो ये चीज़ आपको सोसाइटी, आपको एक बात बताऊँ, आपको पता है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इसी फील्ड में शायद होता है ना, वजह ये होती है। हमारी सबसे बड़ी वजह क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। फाइनल फिर जब आई तो फाइनल में तो यही था अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक डिफरेंट पैटर्न हो गया। फर्स्ट यू असेंबली पास था तो मैंने साथ ही स्टेप 2 करना यू वर्ल्ड अब साथ साथ मैं करता था। जो सिस्टम पढ़ रहा हूँ यू वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अब मुझे था कि शायद मैं यू असेंबली ना दूँ, पता था मुझे, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था। एमबोस की सब्सक्रिप्शन मेरे पास थी, प्रूफ बेशक मैंने नहीं देना, पाकिस्तान में तो शायद रहना हो, और अल्लाह कभी मेहनत आपकी ज़ाया नहीं ज़ाया नहीं करता, मुझे ये यकीन है। मुझे लाख बंदे मिलते हैं, कहते हैं यार तुम्हें कोई यहाँ पे पेड़ भी नहीं रखेगा और ये नहीं होगा, मुझे ये यकीन है कि वो ज़ात आपके लिए लिखा होता है। मेरी ज़िंदगी में एक क्वेश्चन होता था कि शायद वसाइल आपके हो ना, तो आप ज़िंदगी में एक्सेल करते हो, ये बात है, बट नहीं, सिर्फ वसाइल नहीं, वसाइल कसम से बन जाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता मेरी यूएस असेंबली की किस तरह रास्ते बने। राइट जिस दिन मेरा रिजल्ट आ रहा है थर्ड ईयर का, मैंने अबू को पहले ही कह दिया था सेकंड में मुझे ना, मतलब उस वक्त की था 1,20,000 का, तो मुझे 1,20,000 चाहिए होगा। तो मैंने 1,20,000 अबू से उसी दिन लिया, मैंने रामस्कून से ले लिया, और यूवर्ड मैंने 3 महीने पहले ली हुई थी, वो वसीला था पैसे, तो मेरा रास्ता बन गया। मेरे पेरेंट्स इस बात पे कुछ थे कि वो एक पंजाबी का होता है कि जो घोड़ा जीत रहा हो ना मैदान हर, तो उस पर वैसे ही वो फ्रूट शुरू से खिला देते हैं तो उन्हें पता था कि लग कर है, तो वाला साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया। और बाकी इसमें चीज़ थी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि फाइनल में फिर यही था, मैंने यूवर्ल्ड को करता था और साथ साथ कोशिश मेरी होती थी, क्या नाम है, सिस्टम वाइज स्टेप 2 सीखे की बुक में रखी हुई थी। अब यही चीज़ फाइनल के एक लादा टॉपिक है, आपको बच्चा देखता है कि मतलब नंबर मेडिसिन में इसके हैं तो इसने स्टेप 2 सीखे की है। आपको पता है फाइनल में सबसे बड़ी डिबेट क्या होती है, बुक कौन सी पढ़ूं। अब वो अन्य फर्स्ट स्टेप 2 की बुक उठा लेते हैं तो उसे कख समझ नहीं आएगी। ये नीड टू नो कि उस बंदे ने अगर ये पहले पाथवे फॉलो किया हुआ है तो क्या मैंने वो किया हुआ है, अगर नहीं तो मैं उससे कम से कम कंसल्ट कर लूँ या उसके तरीके को। तो मेरा ये तरीका था यू वर्ल्ड करना, साथ उससे रिवाइज कर लेना, क्योंकि फाइनली में एक ट्रिक होता है, आपने सिस्टम ओवर ख़त्म करने होते हैं। तो फाइनली का ज़्यादा से डिस्कशन कर देंगे उस पर। तो ये मेरी एक ओवरऑल काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जो एक पॉइंट मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप डीमोटिवेट ना हो, लोग आपको गिराएंगे, दैट्स वन पॉइंट, आपने उसको नेगेटिव नहीं लेना। अगर देखो लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स आप उनसे ऊपर हो गए, सीधी सी जो बात है। अगर कोई आपको डिस्कस कर रहा है तो इंपॉर्टेंस दे रहा है तो कर रहे हैं ना दूसरी बात ये, जो आपके करीबी दोस्त होते हैं ना, बाज़ औक़ात उनमें भी मसला आता है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। किसी बंदे के जेन्युइन होने की एक अलामत होती है कि अगर उसके वो दोस्त 5 साल चलते हैं उसके साथ, एंड ब्रो बहुत अप एंड डाउन आता है। ख़ास तौर पे जिस तरह मेरे टाइप की पर्सनैलिटी थी जो शुरू में रिलीजन के मामले में इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि अब मेरा दोस्त नमाज़ नहीं पढ़ा तो मैं उन पर गुस्सा करना शुरू कर था, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जब दोस्त कॉन्सेंट रखते हो ना, और जो ट्रस्ट वाले रखते हो, वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फैमिली, मैं ये चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि अब मैं जो यहाँ से भागता था ना घर, हर हफ्ता मैं घर जाता था, तो क्या वजह थी, मैंने ना कुछ करीबी दोस्त रखे हुए थे, बाकी टाइम मैं अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करता था। और मेरे करीबी दोस्त भी इस चीज़ से मेरे से खफा होते थे कि तुम इधर नहीं रुकते। उन्हें चीज़ समझ नहीं थी कि मुझे यहाँ पे ना थोड़ी अजीब लगता था माहौल। एक तो मोटिवेशन कम थी, डिमोटिवेटिंग रिमार्क्स ज़्यादा थे। अब मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, कोई भी आएगा फिर क्या पढ़ रहे हो, फिर मशहूरियाँ हो जाए, वो चीज़। तो मैं घर जाके पढ़ता था। इधर मेरी कोशिश होती थी फर्स्ट ईयर के बाद, तो जूनियर्स ही कमरे में इतने आ जाते होते थे कि मेरा टाइम इस तरह गुजर जाता था। तो फिर मैं जुमे रात को घर चला जाता था। घर जाके उस दिन रेस्ट किया, अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने ज़्यादा पढ़ाई घर में की है, मुझे उस तरीके से वो, फिर मैं रिलैक्स हो जाता था।
इन बिटवीन ब्रेक्स आ जाती है ना आपकी। आपको पता है मैंने फाइनल के प्रॉफ में, इवन थर्ड ईयर के प्रॉफ में मैं घर चला जाता था। मैं पेपर ख़त्म हुआ है 3 बजे, 2 छुट्टियाँ आ गई, मैं घर जाके पढ़ता था। इधर मैं 3 घंटे वो नहीं पढ़ सकता होता था, मतलब 2-2 दिन जो मैं घर जाके एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब एक चीज़ भी बहुत ख़ास है कि आपका इन्वायरमेंट जिधर अच्छा है। मैं ऐसे बहुत से सीनियर्स को जानता हूँ, वो CMH के हमारा एक टॉपर लड़का है, तो वो हॉस्टल में रहे। अभी मैं हाउस शाक में जब पढ़ रहा हूँ तो मैं इधर ही पढ़ रहा हूँ बैठ के। तो इन्वायरमेंट वेरी कर सकते हैं। शुरू में शायद आपका इतना कोऑपरेटिव नहीं होता, आपकी दोस्तियाँ नहीं बनी होती, तो और दूसरा फिर आपकी ऐसे दोस्त अगर मतलब आपके ऐसे इन्वायरमेंट है कि उनका मकसद ही नहीं है पढ़ना, उनका मकसद ही कुछ और है, चिलिंग है सिर्फ, फिर आपको थोड़ा सा हटना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि आपको उस पर आना पड़ता है, क्या नाम है। तो ये चीज़ कि आप कोशिश करें, एक तो लोगों की बातों को ना बहुत माइंड करें, बस कोशिश करें कि आप अपना तरीका, फिर अपना तरीका समझने पढ़ने का। वीडियो है, ऑडियो है, अगर वीडियो है तो वीडियोस पे आ जाए। फिर तीसरा ये क्वेश्चन बैंक ना छोड़ें, क्वेश्चन बैंक्स को आप करें। अब ये इमर्जिंग तरीका नया तरीका। ठीक है। और कोशिश करें रिव्यू रिसोर्सेज, अच्छी बुकें अगर आप पढ़ें, आपको गाइडलाइन अच्छी आती है। प्रो अगर आपने लेट्स सपोज पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, कोई नहीं आपसे पूछेगा। पर अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो वो अच्छी बुकें, ये फर्स्ट एड हो गई, ये बुकें अच्छी हैं। लेकिन वीडियोस सुनो फिर, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो पता हो ना। तो ये हो गया। फिर आप कोशिश करें कि आप सीनियर्स एंड फैकल्टी के साथ बना के रखें। एक तो फैकल्टी का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट होता है कि ये टॉपर होते हैं, ये फैकल्टी के साथ थोड़ा ये वो देखें, लोग आपकी बातें वैसे ही करेंगे सीधी जो बात है। तो लेकिन आप फैकल्टी से बना के रखें। हमारी एक HOD थी डॉक्टर फाइजा काजी पैथो की, आपको पता है वो मुझे, उन्होंने लिम्फोमा ये ल्यूकीमिया मुझे कॉल पे मैम ने समझाया था, तो कोविड था ना। तो इतने अच्छे आपके फैकल्टी टीचर्स होते हैं। डॉक्टर फातिमा कलीम से मैंने माइक्रो के इतने वो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, वो आप मुझे याद नहीं रहे, पता नहीं किस तरह के, तो वो मैम ने मुझे समझाया, जो कि मुझे वाइमू में मदद करती थी चीज़ें। अभी मेडिसिन में डॉक्टर फोजिया के जो थी वो मुझे इतना गाइड कर देती थी। फैकल्टी के साथ अगर आपकी बनती है ना, और आप और ऐसा बंदा जो आप समझते हो वो गाइड कर रहा है, आपको बहुत फ़ायदा होता है फील्ड के अंदर, क्योंकि उन्होंने मार खाई होती है। या सीनियर्स ऐसे, मतलब मेरी आप जिस तरह ऐसे सीनियर्स के साथ बात, जिनकी पोजीशन आ रही है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाए इधर इधर गलती हो सकती है। तो बाकी मैं पूछता हर एक से था, और फिर उसका कंक्लूजन निकाल के, तो जो मुझे सूट कर रहा है तरीका उसको लेके चलना, वीकेंड पे घर भाग जाना, और दोस्तों के साथ कोशिश करना कि अच्छा टाइम उनके साथ एक वो हंसी मजाक वाला भी गुजरे टाइम, और माफ़ करना ख़ास तौर पे, और दोस्तों को थोड़ा मजबूत भी रखना, ये भी एक ज़रूरी फेज़ है। और अल्लाह के साथ, वो तो एक अलग बात है तो अच्छा मोइन भाई, थोड़ा-सा बस ये बता दें कि आप CBS के जौन से हैं वो माशाल्लाह से उसका फाउंडर भी, और एक था जो चीज़ नहीं थी, हम लोगों ने शुरू किया था उसको। उसके बिहाइंड क्या विज़न था, क्या रुकावटें आईं, थोड़ा-सा उसको ठीक है। समराइज़ अब करें। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ। अब जब आप आपसे किसी भी जगह पे पोजीशन ले लेते हो, यहाँ पे भाई तस्वीर लग जाती है, ऊपर में आपका नाम लिखने जाता है, दूसरा आपको लोग जान जाते हैं। अब मेरी जब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट में आई पोजीशन, तो थोड़ा बहुत इस तरह चीज़ हो गई, टीचर्स आप जानते थे। अब ये नई चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू से अंदर थी कि उस जब कि इसको कोशिश करना है मैंने कोई दीन का काम करा लूँ। सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर में बड़े मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। थर्ड ईयर के अंदर हमने क्या किया कि CBS के नाम से ना मैंने कोशिश, थर्ड में जब मैंने डिसाइड किया पोजीशन आई ना इंशाल्लाह अब कोशिश करनी है सोसाइटी की। थर्ड ईयर में मेरी पोजीशन आई, मैंने मैम को मैसेज किया डॉक्टर फौजिया को कि मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा टॉप है। मैम बड़ी खुश हुई। अब मैम क्लिनिकल साइड से थी, तो मैं तो बेसिक से था। वो आउट ऑफ नोवेयर मैं नहीं जानती थी, वो एक रिसर्च की तो बस बात हुई। मैंने मैम से ना रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैम की मुझे तो, क्योंकि डॉक्टर हाजरा ने बड़ा मोटिवेट किया हुआ था कि डॉक्टर मतलब वो काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं इस मामले में। मैंने मैम को बताया हमने ना हया ग्रुप बनाया, आपको तो बताइए होगा। तो हया ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें ना मुझे फैकल्टी की सपोर्ट चाहिए। मैम फौजिया आगे आ गई, एंड बिलीव मी वो उनकी सपोर्ट थी। फिर इवेंचुअली हमें डॉक्टर सादिया ने जिस तरह सपोर्ट किया, तो वो चीज़ थी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना कि दिल मेरा फर्स्ट ईयर में था, बनी आके ये मेरी फाइनल ईयर में है। फोर्थ ईयर तक वो चीज़ों को रखना, वो मैम फौजिया की एक लाइन होती थी कि आप जब क्रीज के ऊपर है ना, तो रन्स आर बाउंड टू कम, बस आपने क्रीज पे रहना है। वही चीज़ थी कि कोशिश करते रहना। सोसाइटी पता नहीं, आपको नहीं पता, एथिकल डिज़ाल हुई, ये बननी है नहीं बनी, आउट ऑफ नो वेयर मुझे प्रेसिडेंट बनना है। फिर बाद में पता करेक्टर बिल्डिंग, हमने वही सारे, आपको याद होगा रेफ्स का मसला बना, वो किया सब।
नीयत यही थी, जो एथिकल का काम चल रहा था, मास भाई जो कर रहे थे, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है, तो उसको आगे लेके चलना। कोई, वो मेरा एक दोस्त कहता होता था कि अब आपके पास मेडल्स हैं तो कैश करो। तो मैंने ये प्रेफर किया, अल्लाह का शुक्र हो, मुझे इस पे बहुत खुशी है कसम से। मैं आज इस यूनिवर्सिटी में आप आता हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कितने मेडल्स हैं। मुझे एक सीनियर्स ने, हमारे वो टॉपर थे, उन्होंने खुद मुझे कहा कि तुम्हें जो चीज़ सुकून देगी ना, वो ये देगी जो तुमने सेमिनार करा दी। तो ये चीज़ थी, उसको कैश हमने इस तरफ कर दिया। तो ये है कि कोई भी करना चाह रहा है वो पढ़ाई में टॉप करे इंशाल्लाह, उसके लिए आसान होगा ये रास्ता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई आपका। हाँ, जज़ाकल्लाह। और किसी ने भी कांटेक्ट करना हो तो आपके थ्रू भी कर सकते हैं, CBS के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो इंशाल्लाह।